हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, कास्ट को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और इससे पहले हमने बात की कि कास्ट किस तरीके से, कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट हायरार्की क्या है और कैसे कास्ट सिस्टम, जो कास्ट हायरार्की है वो ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, उन सभी फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा है, प्लीज काइंडली गो थ्रू द वीडियो एंड this video also I would request you to be there till the end so that you can understand the whole topic। तो आज का डिस्कशन हम फर्दर करेंगे कैसे कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। बच्चों, एज इन कम्युनलिज्म, इन कास्टिज्म द फर्म बिलीफ इज दैट द कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ एनी सोशल कम्युनिटी। ठीक है, जिस तरह से कम्युनलिज्म में ये माना जाता है कि रिलीजन इज द सोल बेसिस ऑफ ए नेशन, कास्टिज्म में क्या माना जाता है, कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ एनी सोशल कम्युनिटी। और ये भी माना जाता है कि एक कास्ट के सभी लोग, उनकी थिंकिंग सेम है, उनके इंटरेस्ट सेम है, जैसे हम कम्युनलिज्म में बात कर रहे थे। ठीक है, तो कास्टिज्म में हम ये मानते हैं कि एक जाति के सभी लोग दे हैव द सेम इंटरेस्ट, राइट, एंड दैट दे डोंट शेयर विद द पीपल ऑफ अनदर कास्ट। जबकि ये हमारा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कहता है। एक्सपीरियंस में हम जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं रियल लाइफ में, हम वो देखते हैं कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। इस एकमात्र फैक्टर नहीं है, एकमात्र एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स। जब पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स चूज करती है इलेक्शंस में, दे कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन। वो ये इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि कास्ट कॉम्पोजिशन का ध्यान रखा जाता है कि जाति के कितने लोग वहां रहते हैं ऑफ द इलेक्टोरेट, मतलब जो एलिजिबल वोटर्स के एलिजिबल वोटर्स हैं उसमें कितनी परसेंटेज कितने जातियों की है। अलग अलग जो जातियां जो रहती है किसी इलेक्टोरेट में, वो कितने कितने परसेंट में कितने कितने जातियों के लोग वहां पर रहते हैं, और इस हिसाब से वो जो है नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। ओके, हम ये भी देखते हैं इवन आफ्टर द गवर्नमेंट इज फॉर्म, द गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म दैट टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर शुड बी ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच एंड एवरी कास्ट। हर एक जो कास्ट से एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि कोई भी हर्ट फील ना करे, किसी को ऐसा ना लगे कि हमें तो बिल्कुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। तो इसलिए जो है सभी जातियों का एक सपोर्ट लेने के लिए भी एक गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी जो मिनिस्टीरियल बर्थ दिया जाता है, राइट, इसमें भी कास्ट कॉम्पोजिशन का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अगला जो हम बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस। वे क्या करते हैं इन इलेक्शन, दे मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स। ठीक है, वो जातिगत जो भी भावना है उसका सहारा लेकर जो है लोगों को अपील करते हैं ताकि वो सपोर्ट गेन कर पाए। ठीक है, सपोर्ट लेने के लिए, हर जाति का सपोर्ट लेने के लिए। अब अगला पॉइंट है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, इसने मजबूर किया कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स to gear up to the task of mobilizing and securing political support from all castes। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम ये कहते हैं कि जिस कास्ट को पहले बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन के बाद से और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बाद से हर एक कास्ट के अंदर एक जो है कॉन्शियसनेस इसमें जगी है। ठीक है, कि उनका भी वोट मैटर करता है। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस जगी है और इसी का ही परिणाम है कि जो है जो कास्ट पहले जिनको बिल्कुल इंफीरियर समझा जाता था या आउटकास्ट समझा जाता था, उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ी है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम कास्ट की बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो हमें शायद ऐसा लगता हो या लग सकता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट। ठीक है, पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट के बारे में ही है और कास्ट ही सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर हम इन केसेस को देखें तो हमें पता चलेगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कास्ट। वो कौन से पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट इधर है
नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी एक जाति का या एक कम्युनिटी का क्लियर मेजोरिटी नहीं है, राइट। एक सिंगल कास्ट का क्लियर मेजोरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जाति के लोग जहां पे रह रहे हैं और मान लीजिए उनकी क्लियर मेजोरिटी है, तो ऐसे में अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज फार फ्रॉम ट्रू बिकॉज नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। ओके, सो एवरी पार्टी, इसके रीजन से इस कारण से क्या होता है, एवरी पार्टी एंड कैंडिडेट नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट टू विन elections. So agar political parties, if the political parties or leaders they want to win elections, then they need to secure votes from people of more than one caste, because they know very well, we know it, that there is no clear majority of a single caste in the country in any constituency. So as such, the political leaders and political parties, they need to make efforts to win the confidence of people of other castes also, or more than one caste we can say. Okay, then only they can guarantee their win, otherwise they won't be able to win the election with one caste or with the support of only one caste, since they don't have the clear majority in any constituency. The political party or any political party or any political leader won't be able to win the election. So the gist of the matter is that each political party and each member, each political leader needs to win the confidence of more than one caste so that they can win the elections. Okay, second is no party wins votes of all the voters, okay, of a caste. मतलब एक ही कास्ट के सभी लोगों के वोट्स एक पार्टी को नहीं मिलते, राइट। it is impractical also, it is not possible that all the people of a particular caste will vote for one party. That doesn't happen, right? तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब नो पार्टी विंस वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट, और जब हम वोट बैंक की भी बात करते हैं, when we hear people say or talk about vote bank, जब हम वोट बैंक एक शब्द यूज करते हैं, एक फ्रेज यूज करते हैं, तो हम देखते हैं वोट बैंक के केस में कि एक पर्टिकुलर जाति के ज्यादा से ज्यादा लोग, when people of a particular caste vote for a party in maximum number, then that particular caste people might be called the vote bank of that party, because we've seen that how different political parties, they call themselves the representative of a particular caste. They show themselves as the representative of a particular caste. So in such a scenario we might see that that particular caste people is the vote bank of that particular party. And even in the case of vote bank, we don't see all the people voting for a party that they support, right? All the people won't be supporting, all the people of a single caste won't be supporting a party, right? Even in just now, as I said, that vote bank, the term that we are using, in that case also majority of people in one caste are voting for a party. So in that case we would call that particular caste people as a vote bank of that party. So even in the case of vote bank also, we don't see all the people voting for a party. Okay, next is many parties put up it is also seen many parties put up candidates from the same caste. Okay, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में जैसे इलेक्शंस में ऐसा होता है कि वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे पुट अप देयर कैंडिडेट्स, राइट? And sometimes it happens that the candidates who are being fielded in the elections, they are from the same caste. So it may happen that there might be candidates of there might be more than one candidate from the same caste. So as such, winning is not that easy, that you would think that I would put up a candidate of a particular caste
whose population is in good number there in that particular constituency, and I would get the support of all the voters of that particular caste. That is also not the case. Okay, so since other political parties are also there, they would also put up the candidate from the same caste. So in such a scenario, it is really very difficult for a party to win elections just on the basis of caste. Okay, then the next point makes it very clear, further making it very clear that caste alone does not determine the election results. There are many other factors also which determine the election results. The ruling party in our country, the ruling party and the sitting MP or MLA frequently lose elections in our country. What does this indicate? This indicates that had people been giving votes on caste lines, then probably the people, those who've been fielded, looking at the composition, looking at the caste composition, or suppose the candidate who's been fielded by or who's been made to contest in that particular constituency is from the same caste, and the electorate is also majority of people, maximum number of people are also from the same caste, then in that case we would say that there is no chance for that person to lose the election, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो भी सेम जाति का है और जो वोटर भी है वो ज्यादातर सेम जाति के ही है, तो ऐसे में उसके हारने का तो चांस बनता नहीं है. ओके, तो ऐसा भी नहीं है. हमारे देश में जो है अक्सर सिटिंग एमपी और एमएलए इलेक्शंस हार जाते हैं, रूलिंग पार्टी इलेक्शंस हार जाते हैं. अगर कास्ट ही एकमात्र डिटरमाइनिंग फैक्टर होती तो फिर उस केस में वो कास्ट के भरोसे बैठे रहते और कास्ट के नाम पर ही हमेशा इलेक्शन जीतते रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता. इसका मतलब लोग और भी अदर फैक्टर्स देखते हैं, सिर्फ जाति को ही एक फैक्टर नहीं मानते हैं, या लोग सिर्फ जाति को ही कंसिडर नहीं करते हैं वोट जब वो वोट देते हैं. दे ऑल्सो लुक एट वेरियस अदर थिंग्स लाइक द डेवलपमेंटल वर्क डन बाय द एमपी और एमएलए, और मे बी द अदर फैक्टर्स आर देयर दे विल लुक एट, राइट. इफ द कैंडिडेट इज वेरी corrupt, I mean he has given the administration in that particular constituency in a very proper manner, and there is no corruption, we would say, and a lot of developmental work has been done by him. So people look at those factors also. They don't only see the caste. Otherwise, the candidate from the same caste would always win the election, right? And they might not need to do any work for the people also, or in the constituency they might not need to do any work, since people know that only caste alone doesn't determine the election results. They have to work for the people, they have to work for the constituency, right? Because caste alone does not determine the election results. और यही बातें ये सब डिटरमाइन करती है. सबसे पहले हम अगर पॉइंट आउट करते हैं कौन कौन सी चीजें, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है. दूसरा क्या है, किसी एक पार्टी को एक कास्ट के सभी लोगों का वोट नहीं मिलता. हम ये भी देखते हैं कि कई कैंडिडेट जो है सेम कास्ट के कई कैंडिडेट दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भी फील्ड किए जाते हैं. और हम ये भी देखते हैं रूलिंग पार्टी और एमपी और एमएलए, सिटिंग एमपी और एमएलए अक्सर चुनाव हार जाते हैं. तो कास्ट है इम्पोर्टेंट, but caste is not the only factor that determines the election results. Okay, तो हम अगला डिस्कस करेंगे एक स्टेटमेंट के साथ. It is not the politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized. इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल जो है वो तो देखा जाता है, आपने डिस्कस भी किया है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज वो कास्ट कॉम्पोजिशन ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़े करते हैं, और जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें भी कास्ट कॉम्पोजिशन का ध्यान रखा जाता है. लेकिन उसके सामने कई सारे और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कास्ट अलोन डजंट डिटरमाइन द इलेक्शन रिजल्ट्स. तो इस तरीके से शायद पॉलिटिक्स में कास्ट का इतना ज़्यादा आप प्रभाव ना देख पाए, क्योंकि दूसरे और भी फैक्टर्स हैं, और भी अदर फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं, और भी कई इश्यूज हो सकते होंगे जो कास्ट के अलावा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. तो ऐसे में देखा जाता है कि पॉलिटिक्स, इट इज नॉट द पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन. इसका अर्थ यही है कि पॉलिटिक्स के ऊपर कास्ट का इतना ज्यादा शायद असर ना हो. जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट
लोग जो है समझदार होते जाते हैं, तो लोग जो है सिर्फ कास्ट के आधार पर वोट नहीं देते। ठीक है, तो ये बात क्लियर समझ जाइए। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा, लोग और ज्यादा एजुकेट होते जाएंगे, तो उनका नजरिया भी बदलता जाएगा, उनका जो सोचने का तरीका भी बदलता जाएगा, और वो इस तरीके से सिर्फ कास्ट को ही मध्य बिंदु में रखकर या सेंटर पॉइंट में रखकर वो अपने फैसले नहीं लेंगे। राइट, दे विल ऑल्सो लुक एट वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, राइट, when they make a decision. So this is very clearly understandable that for political parties and political leaders, in the name of caste alone they cannot win elections, or only by appealing to the caste sentiments they cannot always win the elections. Once, twice they might win, but not every time they'll be able to win the elections unless they work for the society, unless they do developmental works. Okay, so we see that it is not the politics that gets caste ridden, or the effect of caste may not be as strong on politics as the effect of politics on caste can be seen. समझ में आया क्या बताया मैंने आपको यही बताया कि शायद कास्ट का रोल तो है इंपॉर्टेंट, हम उसको नकार नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं करें हम उसको नकार रहे हैं कि कास्ट का कोई रोल ही नहीं है पॉलिटिक्स में, बिल्कुल है, समझे। लेकिन पॉलिटिक्स के ऊपर कास्ट का शायद इतना प्रभाव नहीं है जितना कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स का प्रभाव, राइट। पॉलिटिक्स के ऊपर कास्ट का इतना प्रभाव नहीं है जितना कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स का प्रभाव है, यानी कि इट इज द कास्ट दैट इज पॉलिटिसाइज्ड, इट इज नॉट द पॉलिटिक्स दैट इज कास्ट रिडन। मतलब पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट रिडन या कास्ट के प्रभाव में इतनी नहीं है, राइट। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाएगा, एज द society progresses, as I said, caste is not the only factor that people will take care of while casting their votes or while making a decision, right? They'll look at various other aspects also. They'll look at the performance of the government, and then they will take a decision regarding whom to vote in the next election, which party to vote in the next election, right? So the effect of caste may not be that intense on politics, but the effect of politics is there on caste. So it is the caste that gets politicized. Now this point is very much clear through these points. First one is each caste group tries to become bigger. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि it is all about numbers, ठीक है। तो नंबर्स जिसके पास है या कोई भी प्रेशर ग्रुप भी है, अगर आपको अपनी बातें मनवानी है तो डेफिनेटली आपके नंबर्स, आपके साइड में नंबर्स होने चाहिए। तो ये एक ऐसा नहीं है कि मैं ब्रूट मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, और सीधी एक सिंपल से एक लॉजिक ये है कि हर एक कास्ट ग्रुप आज उनको पता है कि हमारे वोट की वैल्यू है और हमारी बात की भी वैल्यू है, लोग हमारे गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी है, तो इसलिए अक्सर प्रेशर ग्रुप्स भी अपनी बात यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर किसी न किसी तरह के प्रेशर डालने के लिए भी वो क्या करते हैं, ईच कास्ट ग्रुप पहले अपने ग्रुप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हर एक कास्ट ग्रुप अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। मतलब पहले जो उपजातियां हैं या जो नेबरिंग कास्ट हैं उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश करती है ताकि वो अपने आप को एक बड़े यूनिट के तौर पर दिखा सके, ठीक है। जो कि पहले यही सब कास्ट जो उपजातियां थी एक्सक्लूडेड थी इस पूरे कास्ट ग्रुप से। तो हर एक कास्ट ग्रुप अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है और इसके लिए वो क्या करती है, नेबरिंग और जो सब कास्ट है वो अपने साथ जोड़ने का काम करती है, ठीक है। दूसरा है वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोएलिशन, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं है कि एक ही कास्ट से जो है बातें या गवर्नमेंट के ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हैं, या प्रेशर ग्रुप जो काम करेगी वो इस तरीके से काम करेंगे कि उसमें कई कास्ट ग्रुप्स को साथ आने की जरूरत पड़ सकती है। कई बार हम देखते हैं ना कि जब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए नंबर्स नहीं है तो कई पॉलिटिकल पार्टीज साथ आती है ताकि नंबर्स वो अचीव कर लें, जो जरूरी मैंडेट है वो अचीव कर लें, जो जरूरी जो बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो अचीव कर लें। इसी तरीके से जो है डिफरेंट कास्ट भी जो है डिफरेंट कास्ट दे माइट कम टुगेदर, राइट, सो दैट अगेन दे कैन अर्लियर the first one that we were talking about,
the various subcaste or neighboring caste, they which were earlier excluded from that particular caste group, they would now be included, so that they become a bigger caste unit. And in the second case, we see that different castes are required to form a coalition. कोलिशन फॉर्म करने के लिए जो है, एक बड़ा गठबंधन फॉर्म करने के लिए, एक अलायंस फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग साथ आते हैं विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज. इस तरीके से they would be in a better position to put pressure on the government, right? And they could enter into a dialogue or they could enter into some negotiations. इसलिए जो है अपने नंबर्स या अलग अलग जो कास्ट को साथ लाकर वो एक कोलिशन बनाते हैं. तीसरा जो है, नए तरीके के न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप. अब ये नहीं होगा कि अलग अलग जाति हम बोलेंगे, हम इसको दो ब्रॉड डिविजन्स में देखते हैं, एक है बैकवर्ड एंड एक फॉरवर्ड. तो समाज में जो है, जो अगड़े हैं कितने, पिछड़े कितने हैं, पिछड़े सभी जातियां एकजुट हो जाएं, अगड़े जातियां जो है वो इस तरीके से दो ब्रॉड डिविजन्स में सोसाइटी बढ़ जाती है. और हम ये देखते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर जो है अक्सर पिछड़ों की बात करती हैं, बैकवर्ड की बात करती हैं, ताकि उन लोगों का एक मुश्त वोट जो है उन्हें मिल पाए. और ऐसा नहीं है, देखिए वो खुद भी चाहते हैं कि भाई हमारा वोट मैटर करता है, राइट? और एक तरह से वो अपने इश्यूज को पॉलिटिकली एक्सप्रेस करवा पाए, अपने मुद्दे, अपने डिमांड्स, नीड्स को फुलफिल करा पाए गवर्नमेंट के द्वारा. तो इसके लिए जो है वो भी कोशिश करती है कि हमारा ग्रुप बड़ा बने, हम एक कोएलिशन में एंटर करें, ताकि गवर्नमेंट के साथ डायलॉग या गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन कर सके. ठीक है, तो ये चीजें हैं. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीफली पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल कास्ट क्या प्ले करता है. पॉजिटिव रोल अगर हम बात करेंगे कि हर एक कास्ट के लिए एक अच्छी बात है कि भाई गवर्नमेंट अगर उनकी बात सुन रही है, उनके एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरा कर रहे हैं. लेकिन यही चीज जो है, हम जैसे बात कर रहे हैं ना कि जैसे इससे जो कास्ट पहले पिछड़े रही होंगी उनको एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है. ठीक है, जैसे हम देखते हैं रिजर्वेशन के जरिए भी लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है, उनको टिकट्स मिलते हैं, वो इलेक्शंस लड़ते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, ये सारी चीजें हैं. तो इस तरीके से जो जातियां पिछड़ी थी, द कास्ट व्हिच वर बैकवर्ड, व्हिच वर लैगिंग बिहाइंड, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी थ्रू पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. दे हैव बीन एबल टू बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. इस तरह से जो पिछड़ी थे वो धीरे धीरे जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं. तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है. दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या देखते हैं, व्हेन वी सी दैट कास्ट इज सीन इन एन एक्सक्लूसिव टर्म्स, और एक्सक्लूसिव टर्म और पार्टीजन टर्म्स में जिस तरह से कम्युनलिज्म के केस में हमने देखा, जब भी एक्सक्लूसिव और पार्टीजन टर्म्स में सोचा जाए और किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को जो है एक्सक्लूसिव अटेंशन दिया जाए एट द कॉस्ट ऑफ अदर कास्ट, तब इसके रिजल्ट जो है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं. और सबसे वर्स्ट फॉर्म में क्या देख सकते हैं, कास्ट जो आप देखेंगे कि कास्ट रिलेटेड वायलेंस और कास्ट बेस्ड जो है राइट्स और ये सब चीजें हो सकती है इसमें. जिस तरीके से रिलीजन के केस में हमने देखा, कम्युनलिज्म के केस में देखा, उसी तरीके से अगर एक ही कास्ट को एक्सक्लूसिव अटेंशन दिया जाए एट द कॉस्ट ऑफ अदर कास्ट, तब उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा दैट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी. So this is it from me now. The whole chapter has been discussed, right? We'll come up with more, discussion on this through question answers. Most important question answers we'll discuss. And if you have any questions regarding any of the topic that I've discussed so far, please put up your questions. And in the end, thank you so much. Have a nice time. Bye bye.